हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये आपको सारे के सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये जो थ्योरी है इसको लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रपोज किया था। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रपोज किया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पहली बात तो ये जो थ्योरी है जिसे मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत ही समराइज और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एक वीडियो में मुझे श्योर है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को लेकर के क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का मतलब उनका अध्ययन करके उनको जो फैक्ट्स प्राप्त हुए उनका एनालिसिस करके ये जो थ्योरी है इसको प्रपोज किया। कोलबर्ग के अनुसार जब बालक नैतिक संघर्षों का मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करता है तो उसके अंदर तार्किकता रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, न कि उसके अंतिम निर्णय में। ठीक है, जब बच्चा जो होता है वो किसी तरह का मोरल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करता है तो उसकी जो रैशनैलिटी होती है वो महत्वपूर्ण होती है, न कि उसका अंतिम मतलब लास्ट में जो वो डिसीजन लेता है उसका वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसकी जो रैशनैलिटी उसकी जो तार्किकता होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपनी विकास की अवस्थाओं में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यता विकसित कर पाते हैं। तो वो जो 3 अवस्थाएं हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनका मानना है कि बालक अपने विकास की डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस से गुजर करके अपनी तार्किकता रैशनैलिटी को मजबूत कर पाता है, विकसित कर पाता है। तो ये नैतिक विकास की स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट की कौन सी अवस्थाएं हैं इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 यानी 6 अवस्थाओं स्टेजेस का वर्णन किया है, लेकिन दो अवस्थाओं को एक साथ रख करके 6 स्टेजेस को उन्होंने बताया, प्रपोज किया है, लेकिन वो हर स्टेजेस क्या है 1 और 2 है। ठीक है, दो भाग में उसको डिवाइड किया है। तो इस तरह से ये जो 6 अवस्थाएं स्टेजेस हैं वो कुल मिलाकर के उनके 3 स्तर बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो वो कौन से हैं? लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ईगो। ये हो गई लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो पहले तो 3 स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। 3 स्टेजेस कौन से? लेवल प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। लेवल यहाँ पे लेवल ना करें क्योंकि स्टेज के लिए लेवल इस्तेमाल किया गया है, स्तर के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो ये इनके 3 स्टेजेस हैं। अब इसमें जैसा कि कहा जा रहा था कि 2 भाग में डिवाइड किया गया है, तो वो 2 लेवल्स कौन से हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहला प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के 2 स्टेजेस हैं जिसे कि ऑर्डर एंड पनिशमेंट कहा गया, स्टेज ऑफ ईगो कहा गया, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। लेवल कन्वेंशनल मोरालिटी, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। और थर्ड स्टेज कौन सा है? स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्साइंस, विवेक की अवस्था और सामाजिक समझौते की अवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का जो थिंकिंग होता है, जो चिंतन होता है, दंड से प्रभावित होता है। ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या होता है? पनिशमेंट से ज़्यादा प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चों को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का पालन न करने से बच्चे को दंडित किया जाता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप अपने फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में रख के सोचिएगा। आप ये सोचिएगा कि आपके सामने कोई बच्चा है या अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है तो उसको यहाँ पे कंपेयर करते हुए सोचिए, मतलब ये वीडियो को कंपेयर करते हुए रखिएगा। तो ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो इन आदेशों का पालन न करने से बच्चे को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा ये सोचता है कि दंड से बचने के लिए क्यों ना जो पेरेंट्स कह रहे हैं या जो सामने वाला कह रहा है उसको कंप्लीट किया जाए, उसको किया जाए। अर्थात आज्ञाओं का पालन वो इसीलिए करता है कि उसे दंडित न किया जाए। तो अगर कोई बच्चा है आपके परिवार में और आप उसको देखिए कि उसको अगर कोई काम कहा जा रहा है तो वो क्यों करता है, और उससे पूछिए कि तुम ये जो काम तुमसे कहा गया है क्यों कर रहे हो। अगर उसका रिस्पॉन्स यही होता है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मम्मी मारेगी, पापा मुझे मारेंगे, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि नहीं। इस प्रकार नैतिक अगर देखो वो रिस्पॉन्स ये करता है कि मुझे मारेंगे, तो इसका मतलब वो ये कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट का ये पहला स्टेज है। आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं इस थ्योरी को अपने जनरल डे टू डे लाइफ में, ठीक है। इस प्रकार नैतिक विकास के शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज ऑफ ईगो। अब क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब क्या कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ही सारा काम करूँ। आपने बच्चों के ऐसे रिस्पॉन्स को देखा होगा, बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को डिटेल में डिस्कस किया गया है। इस अवस्था में आकर बच्चे का जो चिंतन का स्वरूप होता है वो बदल जाता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है। मतलब अगर बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चे से कोई काम कहा जाए या बच्चा कुछ कर रहा है और उसकी वो खिलौना या कुछ भी उस चीज़ को ले लिया जाए, तो बच्चा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहता है मुझे टीवी देखना है, मेरा सामान क्यों ले लिए। तो इस तरह का वो बिहेवियर करता है। मतलब वो जानता है कि उसको अब क्या पसंद आता है और क्या नहीं पसंद आता है। उसके द्वारा उसकी इच्छाएं मतलब वो जो काम करना चाहता है अगर वो कर लेता है तो उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वो झूठ बोलता है। अगर भूख लगी है तो चुरा कर खा लेता है। वो इन क्रियाओं को नैतिक आचरण नहीं समझता। मतलब बच्चे को अगर भूख लगी है ना और वो खाना खा ले रहा है तो उसको ये नहीं लग रहा है कि ये काम गलत था। उसको लगता है कि भाई भूख लगी है तो खाना खाना चाहिए। उसको ये फर्क नहीं पड़ता। जैसे चॉकलेट, आप भूख लगने का अंदर आप चॉकलेट रखो। बच्चे को क्या होता है, पेरेंट्स ज़्यादा चॉकलेट खाने नहीं देते, बट बच्चे को चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है। तो उसको जहाँ भी चॉकलेट दिखता है वो चोरी से ही क्या करता है, खा लेता है। तो यही कहा जा रहा है, उसको ये नहीं फील हो रहा है कि ये करना गलत है, ये मोरल नहीं है। उसको ये लग रहा है कि मुझे खाना है तो मैं खा लूँगा, ठीक है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का ईगो होता है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसका जो मोरल डेवलपमेंट का सेंटर है वो ईगो हो गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पियाजे न करके मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्राइड की थ्योरी रिलेट कर रही होगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल कन्वेंशनल मोरालिटी या फिर कन्वेंशनल स्टेज के बारे में। इस स्तर को भी 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज होता है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन एंड सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो पहले बात करते हैं स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। आपने ये भी अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि अगर बच्चे की तारीफ़ की जा रही है तो बहुत खुश होता है और वो जो भी बिहेवियर करता है वो कोशिश करता है कि वो सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग बिहेवियर करे। पेरेंट्स जैसा कहते हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करे तो क्या होगा, सामने वाला उसकी तारीफ़ करेगा और उससे बच्चे को खुशी मिलेगी। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं। लोग मतलब कहते हैं कि बेटा पानी रख दो या पानी ले आओ, बेटा ये सामान वहाँ रख दो। इस तरह का बिहेवियर लोग बच्चों के साथ करने लगते हैं। उनको लगता है कि बच्चा ऐसा करे, मतलब उनकी बात को मानेगा तो समाज से उसको स्वीकृति मिलने लगती है। लोग कहने लगते हैं अरे यार ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। लोग इस तरह से बच्चों से कहने लगते हैं तो बच्चे को अंदर से क्या लगता है कि हाँ मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा फीलिंग बच्चे के मन में आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, उसका जो नियर बाई लोग हैं या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनसे उसको तारीफ मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे का जो थिंकिंग होता है वो समाज और उसके नियर बाई, उसके परिवेश से निर्धारित होता है। तो मुझे लगता है ये पूरी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम
कोलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर सदस्य इस नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता था कि उसकी प्रशंसा की जाती थी। वो सोशल जो सिस्टम होता है सिर्फ उसको इसलिए पसंद करता है कि उसके किसी एक्ट पर लोग ताली बजाते हैं, उसके किसी एक्ट पर लोग खुश होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। अब क्या होता है, अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। उसको लगता है कि मुझे अब ऐसा करना है कि लोग मुझे इसका हिस्सा समझें, मुझे ऐसा कुछ करना है कि लोग सोचे कि मैं भी इसी समाज का एक सदस्य हूँ। इस अवस्था में पहुंचकर बच्चे स्वयं यह समझने लगते हैं कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहता है। मतलब ऐसा काम करने से लोग उसको गलत मानते हैं। जैसे किसी को मार देना, जैसे बच्चे लड़ाई करते हैं तो कुछ बच्चों में ये सेंस एक स्टेज पर डेवलप हो जाता है कि मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, किसी का सामान नहीं तोड़ना चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट का जो ये जो कन्वेंशनल स्टेज है कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार डेवलप हो गया है। अब उसका जो थिंकिंग का स्वरूप है वो अब सोशल सिस्टम की तरफ मुड़ चुका है, यानी उसके अंदर परिवर्तन आ गया है। अब थर्ड बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। कोलबर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी 2 सब स्टेजेस में बांटा है। फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड है कंसाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। मतलब अब जो उसकी थिंकिंग, मोरल थिंकिंग है वो परिवर्तित हो चुकी होती है। अब व्यक्ति में यहाँ पे देखो बच्चा नहीं कहा जा रहा है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शुरुआत में बच्चा इस्तेमाल किया गया प्री कन्वेंशनल स्टेज में, सेकेंड स्टेज में कन्वेंशनल स्टेज में सदस्य इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर व्यक्ति इस्तेमाल किया जा रहा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। अब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है। यहाँ पे बच्चा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, याद रखिएगा। परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए और इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अब वो अपने आप को उस समाज से अलग नहीं मान रहा है, अब वो उस समाज का एक सदस्य है। वो हमारा दायित्व, मतलब समाज जो होता है, हमारा जो सोशल सिस्टम है वो पर्सन को क्या करता है, सेफ कर रहा है। अब इसको आप अपने से कनेक्ट कर लीजिए। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप एक समाज में रहते हैं जहाँ पे आप जानते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपके समाज के, आपके सोशल सिस्टम के जो भी लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके परिवार वाले भी तो समाज का ही हिस्सा होते हैं, तो आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी तरफ से आवाज़ उठाएंगे। आपके स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा अगर आपके साथ कुछ गलत किया जाता है या कुछ गलत होता है। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें। अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता क्या होता है, वो टूट जाता है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। अब देखो यहाँ अनैतिकता का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। मतलब अब मोरालिटी का जो कॉन्टेक्स्ट, अनैतिकता यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पे मोरालिटी की बात नहीं, मतलब नैतिकता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अनैतिकता की बात हो रही है। तो अगर अब समाज के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो यह नैतिक माना जाता है। आजकल कितने केसेस होते हैं, ये आप उनको, इन केसेस से आप इसको टैली करके समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ कॉन्साइंस की। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की छठी व अंतिम अवस्था यही होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपने दृष्टिकोण को विकसित कर लेता है। अब पर्सन जानता है कि क्या होती है मोरालिटी, उसका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डेवलप हो चुका होता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है, मतलब कंसाइंस डेवलप हो जाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित का खुद भी, मतलब उसका जो पर्सनल थिंकिंग होता है, व्यक्तिगत विचार होता है, वो भी विकसित हो जाता है। मतलब कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उसके बीच में उसको क्या लगता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये तीनों का एक समावेश हो जाता है।
अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। मतलब अब वो ये करता है, अगर उसको ये चीज़ सही लगती है, मतलब पर्सन को सही लगता है कि ये चीज़ मोरल है तो वो वही करेगा, और उसको लगता है कि ये चीज़ मोरल नहीं है, अनइथिकल है, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका जो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, खुद का विवेक, खुद का कंसाइंस जो है वो उसके अनुसार डिसीजन लेता है, उसके अनुसार ही कार्य करता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है। खुद मतलब कि ये चीज़ सही है, वो खुद भी ये कहने लगता है कि ये चीज़ सही है, अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो क्या ये डिसीजन सही है। इसकी ये वैधता को चुनौती देने का मतलब यही होता है, वो खुद भी अपने ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये वैलिड है, ये करना सही था, ये करना चाहिए था। इस तरह का क्वेश्चन वो खुद से करने लगता है। अब व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर ही जीवित रहने आदि हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके खुद के विवेक यानी खुद के कॉन्साइंस, खुद की थिंकिंग को सपोर्ट करेगा, समर्थन प्रदान करेगा। तो इस तरह से जो कोलबर्ग का स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट है ये ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके सारे एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक नोट्स की तरह काम करेगा। तो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।